हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा और मैं आपका स्वागत करती हूं स्टॉप वेस्टिंग टाइम में। तो आज हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत के स्रोत। तो प्राचीन भारत है क्या? तो प्राचीन भारत जहाँ की हम लोग को प्राचीन इतिहास के बारे में जहाँ से हम लोग को पता चलता है। तो प्राचीन भारत का जो स्रोत है जिससे कि हमें प्राचीन भारत के बारे में पता चलता है वो मेनली 4 तरह का है। ठीक है, प्राचीन भारत के बारे में जानने के लिए उसके जो स्रोत है उसे हम लोग 4 भागों में डिवीजन किए हैं। सबसे पहले आपका है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण, चौथा है आपको पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य। पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य है। तो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले धर्म ग्रंथ के बारे में कि धर्म ग्रंथ है क्या। तो धर्म ग्रंथ जो है उसके अंतर्गत आता है सारे साहित्य, जैसे कि ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। तो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में आपको आएगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण और पुराण। ये सब के सब हम लोग के ब्राह्मण साहित्य हैं। अब हम लोग देखते हैं बौद्ध साहित्य। विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अधिधम पिटक, महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार और जातक, ये सब के सब है बौद्ध साहित्य। अब हम लोग देखते हैं जैन साहित्य के बारे में या जैन ग्रंथ के बारे में। कल्पसूत्र, भगवती सूत्र और अचरंगा सूत्र, ये सब के सब हम लोग के हैं धर्म ग्रंथ, जिससे कि हम लोग को प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। इसी के लिए हम लोग प्राचीन इतिहास को जो स्रोत हैं उनमें से एक भाग को हम लोग इसको रखे हैं। अब हम लोग देखते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, उसमें से सबसे पहले राज्य तरंगिणी है। राज्य तरंगिणी के जो लेखक हैं वो कल्याण है। और जो कल्याण जो राज तरंगिणी को लिखे हैं इसमें इन्होंने कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया है। उसी तरह अब हम लोग चचनामा का बात करें तो चचनामा का जो लेखक है वो अली अहमद है। इन्होंने अरबों के सिंध वृत्तांत के बारे में बताया है। इन्होंने बताया है कि सबसे पहले जो अरब जो सिंध पे जो आक्रमण किए थे तो उसमें जो मोहम्मद बिन कासिम जो 712 ईस्वी में जब आक्रमण किया था तो मोहम्मद बिन कासिम किस तरह से वहाँ पे आक्रमण किया था और किस तरह से वहाँ पे विजय हुए थे, तो इसका हमें चचनामा पुस्तक से ही प्राप्त होता है सारा वृत्तांत। ठीक है, कश्मीर पर विजय वृत्तांत के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं वो है पापिनी। ठीक है, पाणिनि। तो अष्टाध्यायी से हम लोग को मौर्य एवं उसके पहले का इतिहास के बारे में पता चलता है। अब हम लोग देखते हैं महाभाष्य। महाभाष्य के जो लेखक हैं वो है पतंजलि। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो है कौटिल्य। और कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखे हैं उसमें मौर्यकालीन जो राज्य व्यवस्था थी, मौर्य के टाइम का जो राज्य व्यवस्था था, राजनीतिक व्यवस्था था, वो सब के बारे में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है। अब हम लोग देखते हैं कौटिल्य। कौटिल्य जो है इन्हीं का नाम चाणक्य है और इन्हीं का नाम विष्णुगुप्त भी है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कौटिल्य या चाणक्य का बचपन का नाम क्या है, तो बचपन का नाम ही विष्णुगुप्त है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हर्षचरित्र। हर्षचरित्र जो पुस्तक है उसके जो लेखक हैं वो बाण भट्ट है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वो विशाखा दत्त। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस पुस्तक को रचना किए हैं। अब हम लोग देखते हैं विदेशियों का विवरण। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं विदेशियों का विवरण। ठीक है, तो इसमें से हम लोग सबसे पहले देखेंगे यूनानी रोमन लेखक के बारे में कि यूनान के और रोमन के जो लेखक थे उन्होंने कौन सी पुस्तक को लिखा और उन्होंने लिखा तो उसमें कहाँ कहाँ के बारे में बताए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टेशियस को। टेशियस जो लेखक थे वो ईरान के राजवैद्य थे। ठीक है, वो भारत आए थे और उन्होंने भारत के बारे में कुछ कुछ बताया है। उसी तरह अब हम लोग बात करते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका की रचना की है। ठीक है, उसी तरह अब हम लोग बात करते हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने मौर्य काल के बारे में बताया है अपनी पुस्तक इंडिका में। ये जो मेगास्थनीज थे वो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना 7 साल जीवन व्यतीत किया था और वही दौरान उन्होंने इंडिका पुस्तक की रचना की थी। अब हम लोग बात करते हैं अज्ञात लेखक के बारे में। अज्ञात जो लेखक हैं इन्होंने अपनी पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द थ्रेशियन सी की रचना की थी। इसमें इन्होंने लाल सागर के बारे में वृत्तांत बताया है।
अब हम लोग बात करते हैं टॉलमी का। टॉलमी ने प्राचीन भूगोल की रचना की थी, जिसमें कि इन्होंने प्राचीन टाइम का जो भूगोलिक इतिहास था उसके बारे में इन्होंने बताया है कि उस टाइम का जलवायु क्या था, वातावरण क्या था, ये सब के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रोबो का। स्ट्रोबो ने जो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक जो इंडिका लिखा था, उसमें जो उन्होंने मौर्य काल के बारे में जो वृत्तांत बताया था, उसको स्ट्रोबो ने बोला है कि मेगास्थनीज का जो भी विवरण है वो काल्पनिक है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पिलानी का। पिलानी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना की थी। इन्होंने इसमें नेचुरल हिस्ट्री के बारे में बताया है। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं चीनी लेखक के बारे में। तो चीनी लेखक में सबसे पहले फहियान जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे, और ये शताब्दी अगर पूछे तो 5वीं शताब्दी में फहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। जब उन्होंने भारत आए तो उसने एक पुस्तक की रचना की थी, फुकोकी। ठीक है। तो फहियान जब भारत आए थे तो फुकोकी नामक एक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है। तो फहियान कब आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो यहाँ पे देखिए बहुत कोई है जो कि मतलब मिस्टेक कर देते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त द्वितीय में। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो आपको मौर्य साम्राज्य से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे जो चंद्रगुप्त द्वितीय है वो आपको गुप्त शासक से बिलोंग है। ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो गुप्त शासक के हैं। ये चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासक के हैं। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय है कौन? तो गुप्त शासक के एक राजा जो थे समुद्रगुप्त, उन्हीं के ये छोटे पुत्र हैं। जो समुद्रगुप्त थे उनके 2 बेटे थे, एक रामगुप्त थे और दूसरा आपको चंद्रगुप्त द्वितीय यही थे। तीनों के शासनकाल में फहियान भारत आए थे। अब हम लोग बात करते हैं हेनसांग। जो हेनसांग थे वो हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 BC में, यहाँ पे आपको 600 ईस्वी में, सॉरी BC नहीं होगा, ईस्वी होगा, 600 ये में आपको 629 ईस्वी में भारत आए थे। ठीक है। और इन्होंने जो पुस्तक की रचना की है वो आपको CU की। ठीक है। तो हेनसांग भारत कब आए थे? तो 629 ईस्वी में उन्होंने अपनी जो पुस्तक की रचना की है वो कौन से की है? CU की है। ठीक है। तो जो हर्षवर्धन के समय में आता है, हर्षवर्धन कौन थे? तो हर्षवर्धन के पिता का नाम आपको राज्यवर्धन था, सॉरी प्रभाकर वर्धन था, और इनके जो प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे थे, एक आपको राज्यवर्धन थे और दूसरा आपको यही हर्षवर्धन थे। ठीक है। तो जो राज्यवर्धन थे उनका क्या हुआ था कि मृत्यु हो गया था। तो 16 ही वर्ष की आयु में, बहुत ही छोटी आयु, 16 वर्ष की आयु में ही हर्षवर्धन ने अपनी राजगद्दी पे बैठ गए थे। और हर्षवर्धन का जो कार्यकाल था वो 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक था। उसी के बीच में 629 ईस्वी में हेनसांग ने भारत आए थे। अब हम लोग बात करते हैं हितसिंह का। तो इस हितसिंह जो थे वो आपको 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। इन्होंने भारत आए थे तो हितसिंह ने जो अपने वृत्तांत लिखा है उसमें नालंदा और विक्रमाशील विश्वविद्यालय के बारे में वर्णन किया है। असनयुगन जो आए थे वो आपको 518 ईस्वी में आए थे। तो यहाँ पे जो 4 लेखक हैं, चीनी यात्री में जो 4 लेखक हैं, आपको कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछेगा कि चारों लेखक को दे देगा और उसमें से आपको ये पूछेगा कि कौन से लेखक, मतलब 4 दे देगा और बोलेगा क्रम से बताएं कि कौन से लेखक कब आए हैं, उसके बाद कब आए हैं और उसके कब बाद आए हैं। या फिर आपको 4 दे देगा और ये पूछेगा कि कौन से लेखक हैं जो सबसे पहले आए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखने होगा। ये 5वीं शताब्दी में आए, 629 मतलब 6वीं शताब्दी में, ये आपको 7वीं शताब्दी में, और ये आपको 518वीं शताब्दी में। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अरबी लेखक के बारे में। तो जो ये अरबी लेखक थे उसमें से जो फर्स्ट है वो अलबरूनी है। अलबरूनी जो थे वो महमूद गजनी के साथ में भारत आए थे। तो आपको तो पता है ये महमूद गजनी वही है जो 17 बार भारत में आक्रमण किए थे। इनका जो प्रमुख आक्रमण था वो 1025 ईस्वी का सोमनाथ मंदिर का लूट था। ठीक है। और यह जो महमूद गजनी है इन्हीं के साथ में अलबरूनी भारत आया था। इन्होंने जब भारत आया था तो 2 किताब की रचना की थी। एक जो है वो किताब उल हिंद और दूसरा जो है तहकीक ए हिंद। ठीक है। ये दोनों का दोनों जो पुस्तक है अलबरूनी ने अरबी भाषा में लिखा था। ठीक है। उनके बाद इबन बतूता
इब्न बतूता भी अरबी लेखक है जो कि भारत आया था। उसके बाद सुलेमान भी है जो अरबी लेखक है और वो भारत आया था। तो भारत में कौन से राजा थे उस टाइम शासन कर रहे थे? तो पाल और प्रतिहार राजा के शासनकाल में सुलेमान भारत आया था। सुलेमान भी अरबी ही लेखक था। अब हम लोग बात करते हैं पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य के बारे में। तो जो पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य है, तो ये पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य है क्या? तो पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य जैसे कि सिक्का हो गया, अभिलेख हो गया, शिलालेख हो गया, मोहर हो गया, प्रशस्ति पत्र जो हुआ, ये सब के सब जो है वो पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य हैं। जो पहले के जो राजा महाराजा वो सब जो थे या ऋषि मुनि जो भी कहिए, वो सब के सब अपने शिलालेख अभिलेख में अपने वहाँ की जो भी जानकारी होती थी उसको वो लिख देते थे। तो और अभी के टाइम में क्या होता है, खुदाई हो रहा है या फिर कुछ भी ऐसा, तो वो सब मिल रहा है, तो उससे हम लोग को प्राचीन के इतिहास के बारे में पता चलता है कि उस टाइम क्या था और कैसा कैसा था। तो इसी तरह अब हम लोग बात करते हैं सिक्के के बारे में। तो प्राचीन जो सिक्का होता था उसे पंचमार्क या फिर आहत सिक्का कहा जाता था। ठीक है, और भारत में यहाँ पे देखिए जो 3 पॉइंट है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले भारत में जो सबसे पहले सिक्के मतलब जारी जो किया था वो यही हिंद यूनानी थे। ठीक है, तो भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने सोने का सिक्के को जारी किया था। दूसरा जो है वो कुषाण ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के को जारी किया था। मतलब देखिए सबसे पहले अगर सोने का सिक्के किसने जारी किया, तो हिंद यूनानियों ने। मतलब कि शुद्ध क्वालिटी, अगर शुद्ध क्वालिटी का सिक्का किसने जारी किया, ठीक है, सर्वाधिक शुद्ध, मतलब कि अगर 100 में हो तो एकदम 99% शुद्ध हो, इम्प्योरिटी जो होता है वो कुछ भी ना हो, तो उस टाइप का जो शुद्ध सिक्के तो किसान ने जारी किया था सबसे पहले। उसके बाद जो गुप्त शासक थे वो सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए थे। मतलब फॉर एग्जाम्पल इन लोगों ने अगर 10,000 या 20,000 जारी किया था तो ये आपको 50,000 के इस टाइप से ये आपको जारी किए थे बहुत मात्रा में। ठीक है, तो ये आपको फॉर एग्जाम्पल है, 10,000 और 20,000 किए वो नहीं, सिर्फ ये आपको फॉर एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाई। उसी तरह अब हम लोग बात करते हैं समुद्रगुप्त। तो ये जो समुद्रगुप्त है इन्हीं के बेटा थे चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो ये भी आपको गुप्त वंशज हैं। तो ये जो समुद्रगुप्त हैं उन्होंने सिक्के पर बीना बजाते हुए अपना जो चित्र था वो उद्धृत करवाया था और फिर वो सिक्के को चलवाया था। ठीक है, तो ये जो समुद्रगुप्त है वो मतलब क्या बताए, कविता इस टाइप से, उनको संगीत प्रेमी भी कहा जाता था। तो इसी के लिए उन्होंने बीना बजाते हुए अपना चित्र उद्धृत करवाया था सिक्के में और उसे चलवाया था। ठीक है, अब सतवाहनों का हम लोग बात करें तो जो सतवाहन राजा थे इन्होंने शीशे के सिक्के को जारी किया था। ठीक है, तो शीशे का सिक्के किसने सबसे पहले जारी किया था, तो सतवाहन राजा ने ही किया था। अब हम लोग बात करते हैं कि गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को क्या कहा जाता था। तो गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को दिनार और चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अभिलेख के बारे में कि अभिलेख है क्या। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि भारतीय जो पुरातात्विक साक्ष्य के पितामह किसे कहा जाता है, तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, तो सर जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे इन्होंने ही पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब क्या बताए नींव रखी थी या इन्होंने इसका स्थापना किया था। इसी के लिए इसे सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है। आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे ज्यादा अभिलेख को कहाँ संग्रहित करके रखा गया है, तो सबसे अधिक अभिलेख को मैसूर संग्रहालय में संग्रहित करके रखा गया है। अब हम लोग बात करते हैं अभिलेख में प्रयुक्त होने वाली लिपियों। आपको तो जैसे भी पता है हम लोग कौन सी लिपि में लिखते हैं, देवनागरी लिपि में। उसी तरह प्राचीन टाइम में प्राकृत लिपि होती थी, जैसे कि हम लोग आरंभिक अभिलेख भी कहा जाता था। उसके बाद ब्राह्मी लिपि होती थी। ठीक है, तो जो ब्राह्मी लिपि होती थी इसका आपको यूज कहाँ मिलेगा, तो अशोक के शिलालेख में मिलेगा। ठीक है, और इसमें क्या होता था ब्राह्मी लिपि में में क्या होता था कि बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता था। ठीक है, बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता था। तो ब्राह्मी लिपि में क्या होता है, बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है। ठीक है, बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है, मतलब इधर से लिखेंगे और इधर खत्म करेंगे। ठीक है, बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता था। ये कौन सी लिपि है, तो ब्राह्मी लिपि है। और ये हम लोग को कहाँ मतलब कि मिलता है, अशोक के शिलालेख में इसका यूज किया हुआ है। ठीक है,
तो अब हम लोग देखते हैं खरोष्टी लिपि के बारे में। तो जो खरोष्टी लिपि है इसमें क्या होता था कि दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता, मतलब यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और इधर पे खत्म करेंगे, मतलब दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। और इसका भी जो यूज है अशोक ने अपने कुछ शिलालेख में किए थे। ठीक है, तो खरोष्टी लिपि का यूज भी कहाँ है, अशोक के कुछ शिलालेख में। इसमें क्या होता है कि बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है। खरोष्टी में क्या होता था, बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता था। उसका भी यूज कहाँ था, अशोक के कुछ शिलालेख में। उसी तरह अब हम लोग बात करते हैं यूनानी एवं अरामाइक लिपि का। ठीक है, तो यूनानी और अरामाइक जो लिपि होती थी वो मुख्यतः पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो अशोक के जो शिलालेख थे वहां पे ये लिखा हुआ हम लोग को प्राप्त होता है। तो प्राचीन काल में कितने तरह का आपको लिपि का यूज था, 4 तरह का। सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, दूसरा आपको खरोष्टी लिपि, तीसरा आपको यूनानी लिपि, और एक ठो और जो पहले था उसको हम लोग कहते थे ब्राह्मी लिपि। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं विदेशियों, जो विदेश में जो अभिलेख थे उससे हम लोग को क्या क्या प्राप्त होता है। तो सबसे पहले जो बुझांग-कोई का जो अभिलेख है उसमें हम लोग को वैदिक देवता के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको कभी कभी पूछ देता है कि वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य का वर्णन हमें सबसे पहले कहाँ मिलता है। तो हम लोग को सबसे पहले बुझांग-कोई अभिलेख से हम लोग को प्राप्त होता है इन लोगों के बारे में। उसके बाद है आपको कि भारतवर्ष का जिक्र सबसे पहले हम लोग को कहाँ से प्राप्त होता है, भारतवर्ष के बारे में हम लोग को सबसे पहले कहाँ से प्राप्त होता है, तो हाथी गुफा अभिलेख से हम लोग को सबसे पहले भारतवर्ष के बारे में पता चलता है। उसी तरह अब हम लोग बात करते हैं सौगौरा का अभिलेख। सौगौरा का अभिलेख से हमें क्या पता चलता है, तो संकट के टाइम में जो खाद्यान्न जो होते थे उसे सुरक्षित रखने का जो उपाय था उसके बारे में सौगौरा का अभिलेख में उल्लेखित किया गया। मतलब सौगौरा का अभिलेख में बताया गया है कि संकट के टाइम में खाद्यान्न को कैसे सुरक्षित रखना चाहिए। उसी तरह भित्री स्तंभ के बारे में हम लोग बात करें तो भित्री स्तंभ में हम लोग को भारत में होने वाले हुर्न जो आक्रमण होते थे उसके बारे में हम लोग को पता चलता है। अब हम लोग बात करते हैं एरन अभिलेख। एरन जो अभिलेख है उससे हम लोग को पता चलता है सती प्रथा एवं उससे मतलब कि जो सती प्रथा हुआ था उसका जो लिखित साक्ष्य हम लोग को सबसे पहले कहाँ से पता चलता है, तो एरन अभिलेख से। उसी तरह रेशम बुनकरों का हम लोग को सबसे पहले पता कहाँ से चलता है, तो मंदसौर जो अभिलेख था, मंदसौर का जो अभिलेख था वहां से हम लोग को पता चलता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मैं 2 लिख रही हूँ जो कि इम्पोर्टेंट था, इस टॉपिक का तो नहीं है बट मैं आपको लिख दे रही हूँ। जैसे कि मनुस्मृति। ठीक है, तो मनुस्मृति जो ग्रंथ है उसको अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। तो अंग्रेजी में मनुस्मृति ग्रंथ को क्या कहा जाता है, ए कोड ऑफ जेटू लॉज। ठीक है, ए कोड ऑफ जेटू लॉज नाम पड़ा है। अंग्रेजी में जब अनुवाद हो गया तो मनुस्मृति को अंग्रेजी में ए कोड ऑफ जेटू लॉज कहा जाता है। मतलब अनुवाद करने के बाद इसका नाम मनुस्मृति की जगह ये रखा गया है। उसी तरह भगवत गीता। ठीक है, भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। तो जब इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया तो कौन ऐसे व्यक्ति थे जो कि भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किए, तो उनका नाम है विल्किंस। ठीक है, और ये विल्किंस है। और भगवत गीता जब स्टार्टिंग में जब लिखाया गया था तो कौन से भाषा में, तब ये जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। मतलब भगवत गीता का मूलतः जो लैंग्वेज है वो क्या है, वो संस्कृत है। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, कल अब हम लोग मिलेंगे। और आज थैंक यू आज के लिए एंड बाय बाय।